Hello students, myself Vinod Tomar. I'm a मैथमेटिक्स फैकल्टी फॉर IIT JEE। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी फॉर क्लास 11th, जो कि सेट्स को तो कवर करेगा ही एज वेल एज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटीज, ये सब सारे टॉपिक्स हैं जिसमें सेट्स थ्योरी का यूज कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि पूरी मैथ्स में कहीं ना कहीं कैसे न कैसे यूज होगा जो है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 11th का पहला टॉपिक है, वो चाहे CBSE हो या ISC हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं सेट जो है, टॉपिक क्या है अपना, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, अच्छा तो फर्स्ट थिंग तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि सेट होगा क्या जो है, मतलब सेट की डेफिनेशन क्या है और कैसे समझेंगे कि कोई जो है सेट है या ये सेट नहीं है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन तो कुछ ऐसे है, कोई भी एनी अ वेल डिफाइंड collection of objects is called set। मतलब हमारे पास कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर हुआ ऑब्जेक्ट्स का, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सेट बोलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है अपने पास कि वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आए तो हम ये डिसाइड कर पाएँ कि ये वाला जो कलेक्शन है वो सेट होगा और ये वाला जो है वो नहीं होगा। अच्छा, तो वेल डिफाइंड मीन्स क्या होगा? वेल डिफाइंड मीन्स we can decide whether an object belongs to this collection or not। मतलब हम खुद ये बात डिसाइड कर सकते हैं अगर कि कौन सा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। अगर ये बात हम खुद से डिसाइड कर पाते हैं तभी वो वाला कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा, अदरवाइज वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो फिर से एक बार समझते हैं डेफिनेशन क्या है कि किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे, हम लोग सेट बोलेंगे। अच्छा, वेल डिफाइंड का मीन्स लिखा हमने कि वी कैन डिसाइड whether an object belongs to this collection or not, मीन्स कौन सा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में आए और कौन सा नहीं आए, ये बात हम खुद डिसाइड कर पाएँ तब तो वो जो है कलेक्शन सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। तो एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हमने कलेक्शन ऑफ vowels of English alphabet। अब ये बात डिसाइड करना है कि ये वाला कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो क्या लिखा हमने, कलेक्शन ऑफ vowels ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब अगर कोई पूछता है, हमसे पूछता है कि ए should belongs to this collection or not, तो आंसर हमारा क्या होगा, यस। E should belongs to this or not, तो आंसर होगा यस। अगर कुछ पूछता है G should be in this collection or not, तो आंसर होगा नो। इट मीन्स ये है कि हम ये बात खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि A तो आना चाहिए पर G इसमें नहीं आना चाहिए, E आना चाहिए पर H नहीं आना चाहिए। इट मीन्स ये है कि ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, और बीइंग वेल डिफाइंड ये कलेक्शन फिर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मीन्स ये वाला कलेक्शन तो अपने पास सेट है। दूसरा लिखते हैं हम
collection of natural numbers less than 7। अब अगर कोई पूछता है कि इस कलेक्शन में 5 आएगा, आंसर क्या होगा हमारा? हाँ होना चाहिए, 5 तो 7 से कम है। अगर कोई पूछता है इसमें 9 आना चाहिए तो आंसर होगा नो। इट मीन्स ये है, हम ये बात खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट तो इसमें होना चाहिए और ये वाला नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये हुआ कि ये कलेक्शन भी क्या है? वेल डिफाइंड है, एंड बीइंग वेल डिफाइंड इट विल बी सेट। तो ये भी क्या हो गया? हमारा सेट हो गया। आगे समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये लिखा थर्ड एग्जाम्पल हमने, ए सपोज कलेक्शन ऑफ गुड मैथमेटिशियन ऑफ लखनऊ। तो अब अगर कोई पूछता है, इसमें कुछ नाम लिख दिए हमने। अब कोई पूछता है विनोद तोमर शुड बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और नॉट, तो जिसको तो बात समझ में आई वो तो बोलेगा हाँ होना चाहिए, और जिसको नहीं समझ में आना चाहिए आई वो बोलेगा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये हुआ कि ये बात डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट तो इसमें आना ही चाहिए और ये वाला नहीं आना चाहिए। वो पर्सन टू पर्सन परसेप्शन के हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ये बात डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। तो ये फिर कलेक्शन सेट नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट अ सेट। फोर्थ लिख लिया हमने, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी वही बात, अगर कोई पूछे कि विराट कोहली इस कलेक्शन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो हो सकता है मेरे हिसाब से वो अच्छा खेलते हो लेकिन किसी के हिसाब से अच्छा नहीं खेलते हो। तो मेरे हिसाब से तो विराट कोहली को इस कलेक्शन में रखना चाहिए, लेकिन दूसरे के हिसाब से विराट कोहली को इस कलेक्शन में नहीं रख सकते। इट मीन्स ये हुआ कि ये बात डेफिनेटली डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। तो फिर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है, और वेल डिफाइंड नहीं हो सकता इट मीन्स ये कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। दिस इज अगेन नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। तो अभी तक क्या समझा हमने कि सेट होगा क्या? कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास अगर है तो वो सेट हो जाएगा। वेल डिफाइंड का क्या मतलब समझा हमने कि वेल डिफाइंड का मतलब हम ये बात खुद से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में आए और कौन सा नहीं आए, तो फिर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। और अगर वेल डिफाइंड हुआ तभी उस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे, अदरवाइज फिर सेट नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल्स भी लिखे हमने 4, इससे ये बात क्लियरली हम समझ सकते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आगे समझते हैं थोड़ा। अच्छा, अब सेट होगा क्या, ये बात तो अपने को समझ में आई है। तो सेट्स को लिखें कैसे? तो सेट्स को लिखने के लिए जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD से लेके Z तक, इनके कैपिटल वर्जन कुछ भी यूज कर सकते हैं। मतलब सेट को लिखने के लिए या तो कैपिटल A यूज कर लिया, कैपिटल B यूज कर लिया, कैपिटल C यूज कर लिया, XYZ कुछ भी यूज कर लिया, लेकिन जब भी लिखेंगे तो कैपिटल वर्जन ही यूज करेंगे। और जो उनके एलिमेंट्स हैं
उनको इस करली ब्रैकेट के अंदर, ये करली ब्रैकेट समझते हैं सब, करली ब्रैकेट के अंदर विद कॉमा लिख देंगे। तो जैसे यही लिखा था हमने, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा, ये तो हमारे पास सेट था, तो इसको मान लो हमने इस बी से डिनोट किया, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए? ए आना चाहिए, ई आना चाहिए, आई आना चाहिए, ओ आना चाहिए और यू आना चाहिए। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब आने चाहिए इसमें, और सारे एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे हम, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब सेट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो स्मॉल वर्जन लिखेंगे। मतलब यहाँ पे सेट्स को लिखने के लिए तो कैपिटल्स वर्जन यूज किया, लेकिन सेट्स के अंदर लिखने के लिए एलिमेंट को उसका स्मॉल वर्जन। इसी तरह दूसरा लिखा था हमने, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 7। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट, सपोज इसको ए से डिनोट किया मैंने, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। और किन बातों का ध्यान रखा जाए, तो फिर से एक बार समझते हैं कि सेट्स को लिखने के लिए हम उनके इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स हमारे, इनके कैपिटल वर्जन यूज करेंगे। ए सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। हर एलिमेंट्स को लिखने से पहले उनके बीच में कामा यूज करेंगे। और अगर अंदर लिखा है हमने एलिमेंट्स को, तो फिर उसका स्मॉल वर्जन यूज करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्या कहें कि सेट्स जब लिखेंगे हम, तो ये वाला जो सेट है हमारा वो डिस्क्रीट टाइप का है। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? जो एलिमेंट्स हमें लिखा है इसके अंदर, या कहें जो दिखाई दे रहा बस वही प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि ए, ई, आई, ओ, यू, तो ए, ई, आई, ओ, यू ही इसमें दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स यही प्रेजेंट है, कुछ और इसमें नहीं होगा। इसी तरह जो दूसरा लिखा हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 7, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाई दे रहे हैं, ये तो यही सिर्फ प्रेजेंट है और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और किन बातों का ध्यान रखें कि सेट्स में हम ये नोट करके ध्यान रखा हमने कि एलिमेंट्स का रिपीटिशन जो है, दैट्स डजंट मैटर। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल। मतलब कि अगर रिपीट किया है हमने किसी एलिमेंट को, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। उसको एक ही बार काउंट करेंगे, एक ही बार डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे। सेकंड, दूसरा, ऑर्डर इन which एलिमेंट्स आर written is also immaterial। मतलब किस ऑर्डर में लिखा है हमने इसका भी कोई सेंस नहीं है, और अगर रिपीट किया हमने तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने, ये हमारे पास सेट है सी, इसमें एलिमेंट्स हैं सपोज 1, 2, 3। अब किसी ने ऐसे लिख दिया इसको 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, तो ये सेम ही है। यहाँ पे रिपीट तो कई बार हुआ है एलिमेंट्स, लेकिन इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 3 ही लिखा हुआ है। या इसी को कैसे किसी ने ऐसे लिख दिया 3, 2, 1, या ऐसे लिख दिया 1, 3, 2, तो ऑर्डर भी क्या होगा?
इमटेरियल होगा, ऑर्डर का भी कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, और रिपीटिशन का भी कोई मैटर नहीं, मतलब अगर रिपीट हुआ एलिमेंट दैट इज काउंटेड ओनली वंस, और अगर ऑर्डर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वो भी क्या है हमारे लिए इमटेरियल है, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम ऑब्जेक्ट्स को लिखें उसका कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा, इनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 इसके अंदर दिखाई दे, तो ये इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, या इनको इंट्रीज भी बोलते हैं हम लोग, इंट्रीज बोलें, इंट्रीज और एलिमेंट्स, इंट्रीज और एलिमेंट्स जो अंदर दिखाई दे रहे हैं हमें, उनको हम इस सेट के लिए एलिमेंट्स बोलें या इंट्रीज बोलें। अच्छा, एक दो सिंबल्स हैं जिनको हमें समझना है कि फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, जैसे पहला ये सिंबल्स हैं हमारे पास जो पूरी मैथ्स में यूज होते हैं। तो पहला तो ये है, ये एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। अच्छा, हमारे लिए मैथमेटिक्स में क्या मतलब होगा इसका, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और हम क्या यूज करेंगे इसका, अगर ये वाला सिंबल लिखा है तो इसका मतलब बिलोंग्स टू। दूसरा, इसी को अगर मैंने क्रॉस करके लिख दिया तो इसका क्या मतलब होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड, अगर ए को उल्टा करके लिख दिया मैंने तो इसका क्या मतलब होगा हमारे लिए, फॉर ऑल। और फोर्थ, अगर ई को ऐसे लिख दिया इसका क्या मतलब होगा, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। और अगर ऐसे लिखा हमने या ऐसे लिखा, इसका क्या हमारे लिए मीनिंग होगा, सच दैट। तो ये सिंबल्स फिलहाल याद रखने हैं हमारे पे। ए एप्सिलॉन लिखा है तो हमारे लिए मैथमेटिक्स में क्या मतलब होगा इसका, बिलोंग्स टू। इसी को क्रॉस कर दिया हमने, इट मीन्स डजंट बिलोंग्स टू, एंड दिस स्टैंड्स फॉर ऑल एंड दिस इज फॉर देयर एग्जिस्ट। और ये वाला क्या हो गया, ये लिखें या ये लिखें, क्या होगा, सच दैट है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास ये सेट है 1 2 3 4 5 6 7। अब बस ये सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, कोई which one element is belongs to and which one is not belongs to। जैसे हमने 1 लिखा और डॉट डॉट लिख दिया, ए लिख दिया, फिर 8 लिखा, डॉट डॉट लिख दिया और ए लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, डॉट डॉट लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, डॉट डॉट लिख दिया। तो अपने को क्या सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है उसके लिए तो फिर सिंबल आएगा बिलोंग्स टू, और जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है उसके लिए फिर क्या सिंबल यूज करेंगे हम लोग, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब पहला वाला 1 इसके अंदर दिखाई दे रहा है तो इसके लिए तो क्या आएगा, 1 बिलोंग्स टू दिस। अच्छा, 8 तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर तीसरा, 3 तो प्रेजेंट है इसके अंदर, इसका मतलब 3 के लिए क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू। 10 तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 10 शुड नॉट बिलोंग्स टू दिस, 10 नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि कौन सा सिंबल कहाँ पर अप्रोप्रिएटली यूज किया जाए। तो अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर दिखाई दे रहा है तो फिर उसके लिए तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और अगर इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे हम। अच्छा, थोड़ा आगे समझते हैं हम लोग, फिर से एक बार समझते हैं क्या क्या समझा हमने कि सेट होगा क्या,
या डेफिनेशन समझ ली हमने इसके कि सेट है क्या। दूसरा क्या समझा हमने, हाउ टू आइडेंटिफाई ए सेट, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। थर्ड, एग्जाम्पल्स भी देख लिए हमने, एग्जाम्पल्स भी देख लिया। फिर सिंबल्स देखे हमने, और कौन सा सिंबल्स अप्रोप्रिएटली कहाँ पे यूज करें और कहाँ पे ना यूज करें। तो ये बातें फ़िलहाल हमने अभी तक सीखी हैं, आगे थोड़ा सीखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड बोलते हैं इसको, रोस्टर मेथड, और इसी को हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड, या इसी को टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, टेबुलर मेथड। तो अब रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड और टेबुलर मेथड। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर मेथड, या रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। तो ये हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड, एंड आल्सो वी कैन से दिस इज लिस्टिंग और टेबुलर मेथड। नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। अच्छा, वन बाय वन समझते हैं। सेट रोस्टर मेथड में क्या कैसे लिखेंगे हम सेट्स को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है, रोस्टर मेथड। तो यहाँ पे सेट्स को कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दिस मेथड all the elements of set are listed। फॉर एग्जाम्पल हमने यही लिखा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 7। तो क्या कह रहा है मेथड, क्या कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर देना चाहिए, अपने को लिस्ट कर देना चाहिए। तो अगर इस सेट को मैंने ए से डिनोट किया तो इट मीन्स क्या हुआ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4, 5 और 6, सारे एलिमेंट हमने लिस्ट कर दिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है हमारे पास, इसी वाले मेथड को हम रोस्टर मेथड बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। यहाँ पे क्या किया जाए, तो यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड we use a common property present in all the elements। मतलब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब में कोई कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो उसी कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, और वो जो
मेथड होगा लिखने का अपना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। जैसे यही वाला सेट है हमारे पास जो अभी इससे लिखा हमने रोस्टर फॉर्म में, इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो क्या नोटिस करूं मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और दूसरी चीज़ जो नोटिस कर पा रहा हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 7 से कम है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, ये कुछ ऐसे लिखा मैंने, इतना जब लिखा तो इसका हमारे लिए क्या मीनिंग होगा, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, ये सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा इतना लिखा मैंने x, तो इसका क्या मतलब होगा, सेट ऑफ ऑल दोज x। जब इतना लिखा गया तो इट मीन्स होगा सेट ऑफ ऑल दोज x। अब ये सिंबल यूज किया हमने, अभी लिखा था हमने, इसका क्या मतलब होगा, सच दैट। अच्छा क्या होगा, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है सब में कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं एंड ऑल द एलिमेंट्स आर लेस देन 7। तो इट मीन्स क्या हुआ, दिस कंटेन्स ऑल दोज x, सेट ऑफ ऑल दोज x इज नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू n लिख दिया मैंने। n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखने का तरीका है, और x क्या है 7 से कम। तो ये हो गया हमारा, ये लिखा गया हमारे सेट ऑफ, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे इसी सेट को, दिस कंटेन्स ऑल दोज x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। अच्छा कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जिनको हम लोग समझते हैं। तो ये तो फिलहाल दो तरीके हो गए अपने पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। एक तो तरीका हो गया हमारे पास रोस्टर मेथड, और दूसरा तरीका हो गया सेट बिल्डर मेथड। अच्छा ये जो नेचुरल सेट्स हैं हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना चाहें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर सेट को लिखने का तरीका है। फिर होल नंबर्स दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा कोई अगर पूछे कि लास्ट वाला नेचुरल नंबर है क्या है, तो वो हम नहीं बता सकते। हाँ फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारे लिए क्या है, 1 है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। फिर होल नंबर्स इस सेट को कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या होगा हमारा सेट ऑफ होल नंबर। यहाँ पर भी अगर कोई पूछता हमें कि लास्ट होल नंबर क्या है तो वो नहीं बता सकते। अच्छा इस सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर कहीं पर हमसे, और इसको ऐसे भी लिखते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमसे ये बोला जाए सीधे नेचुरल नंबर बोल दिया जाए तो ठीक यही है। अगर कहीं पर बोलता है पॉजिटिव इंटीजर्स तो इट मीन्स भी क्या है, वो नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा। और अगर ये बोलता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आल्सो स्टैंड्स फॉर होल नंबर। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर होल नंबर बोलें हम या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलें, दोनों सेम ही बातें हैं। अच्छा थर्ड क्या आएगा, इंटीजर सेट। तो इंटीजर सेट को कैसे लिखते हैं हम लोग, आई से लिखते हैं या जेड से लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास सारे पॉजिटिव वाले तो आ ही जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा 0, फिर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया।
अच्छा, इंटीजर्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर्स तो z प्लस और i प्लस, ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, z प्लस और i प्लस, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दिस इज सेम एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर हमसे पॉजिटिव इंटीजर बोले तो इट मीन्स वो नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स कैसे लिखें हम लोग, i माइनस और z माइनस, तो क्या आ जाएंगे इसमें, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1, ये हो गया। ये क्या हो गया हमारे लिए, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, नेक्स्ट नोट क्या ध्यान रखें हम यहाँ पे कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज कंसिडर्ड नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब ज़ीरो को ना तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और ना ही नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, होल नंबर्स। तो होल नंबर, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, क्यू से। और ये हम 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है वो कैसे लिखे जा सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे लिखा हमने, दिस कंटेन्स ऑल दोज x इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। क्यू ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यू ज़ीरो हुआ तो फिर तो ये नंबर ही डिफाइन नहीं रहेगा। तो रेशनल और इरेशनल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, पी क्यू जो है, दे मस्ट बी इंटीजर। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड HCF ऑफ पी क्यू दिस इज 1। मतलब अगर HCF पी और क्यू का 1 आ जाता है तो फिर किसी रेशनल नंबर को हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। पी क्यू इंटीजर्स हैं, ये कंपलसरी कंडीशन है एक इस नंबर को रेशनल होने के लिए। तो इससे ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ से हम ये बात भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिखा, तो नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर उसका नेक्स्ट लिखना है या उसका प्रीवियस लिखना है हमें, तो नेक्स्ट वाला लिखने के लिए तो 1 ऐड करने पे आ जाता। जैसे 5 लिखा हुआ, 5 का नेक्स्ट लिखना है तो 6 आ जाएगा। और अगर 5 से पहले वाला लिखना तो एक कम करके लिख देंगे तो 4 आ जाएगा। तो वहाँ पे तो एक पैटर्न था कि एक 1 ऐड कर देते हैं तभी तो नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर आ जाएगा, या उस एक का 1 कम कर देंगे तो उससे प्रीवियस वाला आ जाएगा। तो उसको तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाए जो है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न था। इसी तरह होल नंबर्स में भी था, इंटीजर्स में भी था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2.33 रेशनल नंबर है, अब उसका नेक्स्ट क्या होगा ये नहीं बता सकते हम लोग। तो मतलब क्यों, अच्छा हम जानते हैं कि नंबर लाइन पे हम कोई भी कितना भी स्मॉलेस्ट 2 रेशनल नंबर कंसिडर करें तो फिर उनके बीच जो है इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ जाते हैं। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिस्ट करना तो हमारे लिए पॉसिबल होगा नहीं। अच्छा, ऐसी ही प्रॉब्लम जब कुछ फेस किया होगा तो फिर दोनों तरीके बनाने पड़े होंगे हमें रिप्रेजेंटेशन के सेट को, कि एक तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म था ही, फिर अनदर वो हमने इंट्रोड्यूस किया सेट बिल्डर फॉर्म, कि जब हम ऐसे नहीं लिख पा रहे होंगे रोस्टर फॉर्म में, जैसे रेशनल नंबर था, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था, तो ये इसीलिए हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में
लिखा, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी यूज किया कि ये ऐसा वो सारे एक्स हैं इसमें जो p बाई क्यू फॉर्म के हैं, p q इंटीजर्स हैं और उनका HCF जो है वो कितना है, 1 है। तो ये हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, इसी तरह तो जितने भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं उन सब को हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। वैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, उसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन वहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न है तो वहाँ तो हम लिख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल, रेशनल। तो इसको हम लोग P से लिखते हैं या Q बार लिखते हैं या Q बार C लिखते हैं, ऐसे लिख दिया हमने, ये सब तरीके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल R से। और भी तरीका है लिखने का, तो धीरे धीरे इसी में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस कंटेन्स ऑल द रेशनल, दिस कंटेन्स ऑल द रेशनल प्लस ऑल द इरेशनल, मतलब इसमें सारे रेशनल और इरेशनल सारे आ जाते हैं। और इसके बाद भी फर्दर एक हमारे पास सेट है जिसको थोड़ा सा समझते हैं, बाकी तो पूरा टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है x² प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है। अब x² प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, तो हम तो पढ़ते चले आए हैं कि जब हम कोई रियल नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अगर रियल नंबर 0 ही हो गया तो फिर तो स्क्वायर 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि अगर x रियल नंबर हुआ तो इसका स्क्वायर जो है वो तो 0 या 0 से बड़ा आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें 9 और ऐड कर देता हूँ तो फिर तो क्या आ जाएगा, 9 और ऐड कर दिया मैंने, देन दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9, तो ये तो कभी 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ से ये बात तो कंफर्म है कि x जो है वो रियल नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर रियल नंबर होता तो फिर x² प्लस 9 0 आना चाहिए। अच्छा, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन लिखी है इसको रियल नंबर के लिए सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मीन्स ये हुआ, इसको इक्वेशन में लिख दें, दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड फॉर अ रियल नंबर। अच्छा, अब अगर रियल नंबर के लिए सॉल्व नहीं कर सकते तो इसका मतलब किसी और नंबर की भी ज़रूरत है हमें, जो इस इक्वेशन का सल्यूशन हो। तो हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया, आयोटा, या इसको क्या कहा, इमेजिनरी नंबर। और इसकी वैल्यू, इसको लिखा कैसे, i से, और इसकी वैल्यू क्या हुई, √-1। मतलब अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो i² कितना आएगा, -1। अच्छा, अब अगर देखें तो x² इक्वल्स टू -9 हो गया। अच्छा, -1 की जगह तो मैं i² लिख सकता हूँ, मीन्स x² इक्वल्स टू 9i², तो x शुड बी ±3i। अच्छा, ऐसा तो हमने पहले नहीं देखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल नंबर तो नहीं है। तो एक नया नंबर डिफाइन किया हमने, क्या डिफाइन किया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कोई भी नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म
ए प्लस आई बी, ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कोई भी नंबर लें जो कि ए प्लस आई बी फॉर्म का लिखा हुआ है, ए बी जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अच्छा, ये जो सेट है, दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, लिखते हैं इसको। अच्छा, तो अब पहला, सबसे पहले हमने सीखा नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो सारे हमारे होल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, और ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल। एंड हमने कहा रेशनल और इरेशनल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं देन वी गेट रियल नंबर, और जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इसका मतलब अभी तक ये सबसे बड़ा सेट है हमारे लिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सबसे बड़ा सेट। यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं हम क्या, कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो आज हमने सीखा सेट्स क्या है, सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन जो हमारे यूज होंगे फ्रीक्वेंटली। नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल एन यूज कर लेंगे, होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू यूज कर लेंगे, और रेशनल नंबर के लिए क्यू यूज कर लेंगे, इंटीजर्स के लिए या तो जेड यूज करें या आई यूज करें, रियल नंबर्स के लिए कैपिटल आर यूज करें, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैपिटल सी यूज कर लें। थैंक यू।